नमस्कार मित्रों, कहानी के इस नए सफ़र में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ धर्मवीर भारती की लिखी पेशकश गुनाहों का देवता। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की जिंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहरे अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी, और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार, कार्तिक और उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नैरसियम और पेंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोसीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पाँव फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती हैं और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक प्रभाती गागर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लान पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह से ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे, सुबह हो गई क्या? उसने चौंक कर कहा और
पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छाया का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फाल सही रंग के उस फूल पर गहरे पैंजनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या छक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली, अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ, शरीफ लोगों को ही के लिए छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार, तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकेदार हंसमुख फफ्तियां कसने में मजा लेने वाले मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला का है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा, आओ तब तक लोटस पोर्ट यानी कमल सरोवर तक ही घूम लें, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे पर बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर है? देखो ठाकुर। नहीं यार, दोनों ने निकृष्ट कोट के जीव हैं। ये कवि है, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र बिसरिया हैं। MA में पढ़ता है। आओ मिलाए तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब। मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोले, आह कैसा मनोरम प्रभात है।
मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही है।